हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हम लोग जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे और लाइट के कुछ इशू की वजह से जो आपकी क्लास है वो लगभग 1 घंटे के होने के बाद में रुक गई थी। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो टोटल 20 जो 75 क्वेश्चन है उनको खत्म करने का हमारा टारगेट है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन कल यहाँ पर चल रहा था इसमें कहा गया है कि विच एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। कह रहा है कि फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट है जो डेड सेल से बना होता है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये है आपकी जो फ्लोएम है, इसमें आपका सीप पोर होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीप ट्यूब एलिमेंट है। इसके अलावा जब यहाँ पर देखते हैं तो द एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डेड सेल इज फ्लोएम फाइबर। जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये आपके डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है, यानी कि जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। बाकी के ऑप्शन को भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि फ्लोएम जो है वो कितने कंपोनेंट का बना हुआ है तो 4 कंपोनेंट का बना हुआ है। कौन कौन से हैं? तो आपका यहाँ पर देखिए सीप ट्यूब है, सीप ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। जो चौथा कंपोनेंट है वो आपका डेड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर चारों जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर 4 जाएगा। सीप ट्यूब एलिमेंट क्या होता है? आर लिविंग सेल होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट शुगर थ्रू आउट दी प्लांट। दे लैक ए न्यूक्लियस। इनके पास में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, बट आर स्टिल कंसीडर लिविंग। फिर भी इनको जो है वो लिविंग कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपेनियन सेल कंट्रोल देयर फंक्शन, क्योंकि वो अपने फंक्शन को जो है वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बिकॉज कंपेनियन सेल कंट्रोल, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सीप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? इनको लाइव सेल कहा जा रहा है, ना कि डेड सेल कहा जा रहा है। कंपेनियन सेल जो है वो सपोर्ट करते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट को, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि कंपेनियन सेल जो है वो सीप ट्यूब एलिमेंट के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं बाय कैरिंग आउट सेल मेटाबॉलिज्म and regulation. They have a dense cytoplasm with abundant organelles, vacuole and large nuclei पाया जाता है इनके पास में। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये स्टोर करता है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस एंड आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये ओनली डेड सेल्स इन द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में केवल एक ही जो है जो डेड सेल्स होती है वो आपका हो जाएगा क्या? फ्लोएम फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि बात की गई है किसकी? टेम की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? नंबर एंड मास ऑफ एटम दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ। ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ये जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग है वो इस चीज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे कहा है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो 1987 में साइन किया गया था वो किस चीज से रिलेटेड था? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसको देखिए याद रखने का एक सिंपल तरीका होता है कि एम मतलब मॉन्ट्रियल और ओ मतलब ओजोन। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आप यहाँ पे जब मैच करेंगे तो प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन नहीं, कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। यहाँ पर देखिए द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस के नाम से जान रहे हैं। These substances damage the स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें कहां पर प्रेजेंट होती है? तो ट्रोपोस्फीयर में हम लोग रहते हैं और जो आपकी ओजोन होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सेकंड जाएगा। विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जो ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। द प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में and universally ratified phases down the production and consumption of जो आपका ozone depleting substances है with different timeline for developed and developing countries। और जो टाइमलाइन दी गई है कि आप इस टाइम तक जो ओजोन का जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनका रिलीज जो है उनको आप कम करिए, तो वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो इसका जो इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और होता है, ये आपका हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा आपका होता है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस।
UNFCCC के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में इसको जाना जाता है, दैट सेट बाइंडिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन एंड इकोनॉमिक्स इन द ट्रांजिशन टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ये आपका अडॉप्ट किया गया था कब, 1997 में, और एंटर्ड हुआ था फोर्स में ये आपका 2005 में, यानी 2005 में जो है वो लागू कर दिया गया था और आपका अडॉप्ट किया गया था कब, 1997 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैचिंग में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, आपको जो है वो दोनों को मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। चलिए, आपका जो है समय समाप्त होता है। अब देखिए कॉलम ए में देखिए आपसे कहा गया टाइप ऑफ लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड का टाइप दिया है कि किस तरह का लिगेंड है और दूसरी तरफ दिया है आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो प्रोटीन ए एंड प्रोटीन जी की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इनका रोल क्या है। तो प्रोटीन ए एंड प्रोटीन जी आर बैक्टीरियल प्रोटीन। प्रोटीन ए और प्रोटीन जी जो होते हैं वो बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं, यूज टू प्यूरिफाई एंटीबॉडीज। इनका यूज जो है वो एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करने में किया जाता है, और एंटीबॉडी को आप भली भांति जान रहे हैं कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर चला जाएगा बी का, चला जाएगा आपका क्या, फोर्थ ऑप्शन। बी का फोर्थ ऑप्शन जब आप मैच कराएंगे तो केवल आपके 2 ऑप्शन है जहां आपका बी का फोर्थ जा रहा है, तो यानी कि फर्स्ट और जो आपका फोर्थ है ये आपके करेक्ट आंसर नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रोटीन ए बाइंड टू दी एफसी रीजन। जब एंटीबॉडी बनाते हैं तो यहाँ पर जब आप इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो ये रीजन होता है ये आपका एफसी रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है, एफसी रीजन। तो जो आपका प्रोटीन ए है वो आपका एफसी रीजन से बाइंड करता है, व्हाइल प्रोटीन जी आल्सो बाइंड टू द एफसी रीजन बट विद हायर एफिनिटी देन प्रोटीन ए। और जो आपका प्रोटीन जी भी है वो भी आपका एफसी रीजन से बाइंड करता है, लेकिन जो एफिनिटी होती है वो ए के कंपैरिजन में जी की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। They are commonly used for antibody purification, immunoprecipitation and immunodetection। जो प्रोटीन ए और प्रोटीन जी है, सॉरी, चलिए, तो ये आपका मैचिंग में हो गया क्या, प्रोटीन ए और प्रोटीन जी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड है। वही हम बात करते हैं जो आपका एविडिन है, तो एविडिन इज ए बायोटिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बायोटिन बाइंडिंग प्रोटीन है और ये होता कैसा है नेचर में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो एविडिन इज ए बायोटिन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन एग व्हाइट। जो आप अंडा देखते हैं तो उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक येलो पोर्शन होता है और एक व्हाइट पोर्शन होता है। तो जो एविडिन है वो एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है वहां पर पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द एल्बुमिन। यानी कि अगर और अंदर स्पेसिफिक बात करें तो एल्बुमिन होता है, उसमें आपका ये एविडिन जो है वो पाया जाता है, किसके, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस के जो एग होते हैं उसमें। इट इज ए टेट्रामेरिक। अगर आपसे कहा जाए कि जो एविडिन है वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये टेट्रामेरिक है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो कैसी प्रोटीन है, ग्लाइको, यानी कि ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन के साथ में अटैच्ड है, मीनिंग इट कंपोज्ड ऑफ 4 आइडेंटिकल सब यूनिट एंड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। यानी कि टेट्रामेरिक है तो 4 सब यूनिट है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके साथ में क्या है, अटैच्ड है। एविडिन की फंक्शन इज टू बाइंड बायोटिन। बायोटिन जो होता है वो आपका विटामिन B7 होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म होती है विटामिन B7 की, उसे बायोटिन नाम दिया जाता है, which with high affinity preventing it absorption from the diet। इसके बाद का जो था वो यहाँ पर कट गया है। तो यहाँ पर आपका जो मेन जो पॉइंट था, जो एविडेंट है वो आपका क्या है, ग्लाइको प्रोटीन है। तो यहाँ आपका जाएगा क्या, ए का जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन। आप ए का थर्ड मैच कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो सी ऑप्शन है उसमें केवल ए का थर्ड दिख रहा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। इसमें आपसे देखिए पूछा है थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया इज, कह रहा है इंडिया की थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज जो है वो कौन सी है। जब हम लोग रेड डाटा बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सी जो है वो इंडेंजर्ड है, कौन सी थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, जो भी इस तरह की स्पीसीज होती है उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो थ्रेटेंड स्पीसीज है इंडिया की वो आपकी है द थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया फ्रॉम दी ऑप्शंस प्रोवाइडेड एज दी। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इसमें आपका जो है वो एकोनिटम फेरोक्स जो है ये आपका जो है कैसी स्पीसीज है, थ्रेटेंड स्पीसीज है। जैसे आप यहाँ पर इमेज में मैंने आपको प्लांट दिखा दिया है। एक्चुअली में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इसमें मैं चाहता हूँ कि जो आप जितना विजुलाइज करके पढ़ें उतना ज्यादा बेहतर है। जब कभी आप गांव वगैरह में जाते हैं तो आपको ये वाला प्लांट देखने को मिल जाता है, तो आप अच्छा देख करके आपके माइंड में रिकॉल आना चाहिए, अच्छा ये तो वो थ्रेटेंड स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जा रही है।
तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको इमेज लगा करके वो चीजें क्लियर कर देता हूँ। बात करते हैं कि ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज है एक्ोनिटम फेरोक्स, इसकी जो फैमिली है वो, इसकी फैमिली जो होती है वो आपकी होती है कौन सी, रैननकुलेसी होती है। एक्ोनिटम फेरोक्स इज हाईली टॉक्सिक प्लांट स्पीसीज होता है दैट इज आल्सो यूज्ड एज ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसको कई जगह पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। एक्ोनिटम फेरोक्स इज कॉमनली नोन एज इंडियन एकोनाइट, इसको इंडियन एकोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको इंडियन एकोनाइट भी अगर ऑप्शन में देते तब भी आप यहाँ पर करेक्ट कर ले जाएंगे। और वत्सनवाहा अगर नाम दिया जाए, इसको हिंदी में वत्सनवाहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए नेपालीज एकोनाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके और अदर नाम है, अगर किसी और नाम से भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप वहां पर क्वेश्चन को जो है वो करेक्ट कर ले जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो टोटल 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप एग देखते हैं तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आपका देखिए होता है क्या, आपका होता है कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयस और योक सैक। ये 4 जो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका योक सैक है, एलेंटॉयस है, एमनियन है, लेकिन जो आपका प्लेसेंटा होता है ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होता। आपसे पूछा गया था नॉट, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ आपका बी ऑप्शन जाएगा। In chick embryo, the extra embryonic membrane includes the yolk sac, allantois, and amnion. The placenta is the structure that develop in mammal for nutrient exchange and is not presented in the chick embryo. तो देखिए प्लेसेंटा का रोल क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जब आप देखेंगे कभी अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिएगा तो यहाँ पर जो बेली होता है, बेली से मदर जो है, यहाँ पे मदर का जो प्लेसेंटा है या फिर क्या बेबी का जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर आपका बेली पोजीशन पर अटैच होता है। और ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है मदर से फीटस की बॉडी में वो आपका इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। जब प्लेसेंटा डिटैच हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो आपका एक स्पॉट रह जाता है जिसे हम लोग बेली बटन के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा। अब हम देखिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसको भी यहाँ पर एक बार डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जैसे आपका सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो एमनियन और कोरियन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को फ्रॉम फिजिकल एंड डेसिकेशन। फिजिकल डैमेज और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है कौन, कोरियन और एमनियन। वहीं जो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो आपका कौन करता है, योक सैक प्रोवाइड अर्ली न्यूट्रिशन इन द सम स्पीसीज एंड द प्लेसेंटा व्हिच डेवलप फ्रॉम द कोरियन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा जो है वो कहां से डेवलप हो रहा है, तो आपका डेवलप हो रहा है कहां से, कोरियन से डेवलप हो रहा है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फीटस इन द ह्यूमन, ह्यूमन में जो फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। वेस्ट रिमूवल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो किडनी की तरह फंक्शन करता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, एलेंटॉयस जो होता है, एलेंटॉयस एंड प्लेसेंटा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड फीटस। तो एलेंटॉयस और प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो या फीटस से कहें जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करके बाहर निकालते हैं। गैस एक्सचेंज है तो कोरियन और एलेंटॉयस जो है ये आपका लंग्स की तरह वर्क करते हैं। इन सब स्पीसीज फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एनवायरनमेंट। अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो दीज मेम्ब्रेन हेल्प विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस बाय प्रोवाइडिंग ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनके यहाँ पर फंक्शन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपसे कहा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर। कह रहे हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वो किस चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो जब क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये इमेज दिखाई है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग सिनेप्सिस नाम देते हैं या फिर इस क्रोमोसोम को बाइवेलेंट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें यहाँ इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है, जैसे यहाँ पे आपका पर्पल कलर का दिख रहा है और यहाँ पे पिंक कलर का है, तो कुछ इस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो इस वाले क्रोमोसोम में चला जाता है, इसका इसमें चला जाएगा, और यहाँ पर कुछ जो पार्ट है वो इसका इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज होता है। तो क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, जिसके उपरांत यानी कि जिसके रिजल्ट के अनुसार
क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट मतलब हो गया कि इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो इसका है और इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो इसका है, इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो यहाँ पर जो आपका पूछा है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये आपका रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है मैच द प्लांट गिवन अंडर कॉलम 1 विद देयर साइंटिफिक नेम गिवन अंडर कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको देखिए कॉलम ए दिया हुआ है, इसमें आपका नाम दिया है जो प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे में आपका साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। जैसे ग्राउंडनट जो होता है वो आपका जो मूंगफली होती है उसका नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राउंडनट होता है उसको अरेकिस हाइपोजिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जब आप मैचिंग देखेंगे तो ग्राउंडनट्स जो है वो आपका हो जाएगा क्या, अरेकिस हाइपोजिया, और जो आपका फेन्यूग्रीक जो है मेथी जिसको नाम से जाना जाता है ये आपका हो जाएगा क्या, ट्रिगोनोला फोनम ग्रेसियम, ये आपका हो जाएगा क्या, मेथी हो गया। क्यूमिन मतलब होता है जीरा, क्यूमिनियम साइमिनम, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए मैच ही कर रहा है, क्यूमिन यहाँ भी है और क्यूमिनम यहाँ भी है, तो ये आपका मैच कर जाएगा। कॉटम जो है वो आपका गॉसिपियम हर्बेसियम जो होता है ये आपका, इस तरह से जब आप मैच कराएंगे तो ए का आपका जा रहा है क्या, एस जा रहा है, तो ए का एस जो है वो दो ऑप्शन में, एक इसमें और एक आपका फोर्थ ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है, सॉरी, तो जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका जाएगा क्या, ए का एस हो गया, और जो बी है बी का आपका हो जाएगा क्या, पी जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट आपका क्या गया है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है कैडहेरेंस आर, तो कैडहेरेंस जो होते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो ईसीएम और वो सब चीजें वहां पर पढ़ते हैं जाकर के, तो वहां पर कैडहेरिन आता है। तो कैडहेरिन को जब हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी मतलब कैल्शियम और अडहेरिन, तो कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाने वाला है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो कैडहेरेंस आर कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल एडेशन, सेल को अटैच करने में इनका रोल होता है। दे आर नॉट मेम्ब्रेन ऑफ द आईजी सुपर फैमिली कैम, नॉर दे आर सोडियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन दिए गए थे ये इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये कैल्शियम डिपेंडेंट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपका बी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू, कह रहा है कि जो प्लांट में फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस चीज में डेवलप हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि बात की गई है किसकी, एंजियोस्पर्म की बात की गई है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, ये किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। यहाँ पर हमने आपको इमेज दिखा दी है, तो ये आपका एम्ब्रियो सैक यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ऑल्सो नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट, अगर यहाँ पर एम्ब्रियो सैक हटा करके अगर फीमेल गैमेटोफाइट अगर ऑप्शन में दिया होता तो आपका वो भी आंसर जो है वो करेक्ट जाता। फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या नाम दिया रहा है, एम्ब्रियो सैक नाम दिया रहा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड नंबर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन द डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पर आपको एक डीएनए सीक्वेंस दिया गया है, उससे आपसे कहा जा रहा है कि आप एमआरएनए बनाइए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना करके आपको आंसर बताना है। Which sequence would be used to researcher as a antisense molecule against the transcribed product? तो इसका आपको आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। द एंटीसेंस मॉलिक्यूल वुड बी द रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एमआरएनए, जो एंटीसेंस मॉलिक्यूल होता है वो आपका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है जो आपका यहाँ पर है कौन कौन सा, ATT ACC GGC इस ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, तो उसको आप क्या करेंगे, एमआरएनए ट्रांसक्राइब करेंगे। तो आपको भली बात ही पता है कि क्या होता है कि जो हमारे पास चार होते हैं ATGC, तो यहाँ पर जो एमआरएनए जब बनाते हैं तो वहां पर आपका T जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, U में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो T विद U एक्सचेंज कर देंगे और बाकी का आप सीक्वेंस बना लेंगे। तो आपका जो यहाँ पर सीक्वेंस था ATT AAGGC, तो जहां पर T है वहां पर आप क्या कर दीजिए, U कर दीजिए, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया, ठीक है। तो रिजल्टिंग द सीक्वेंस AUU AAGGC, the antisense molecule is then created by taking the reverse complementary of this mRNA sequence, ये आपका mRNA sequence बना था, which means replacing A with U, U with A, G with C,
यानी कि जब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका रिवर्स दिस सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। दिस रिजल्टिंग दिस सीक्वेंस जो आपका बनेगा सी जी जी ए टी टी ए। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है। अब आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि इसको कैसे किया। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में कहा था कि गिवन द डीएनए सीक्वेंस, आपका डीएनए सीक्वेंस ये दे दिया है, ठीक है। Which sequence would be used to researcher as a antisense molecule against the transcribed product? तो इसको क्या किया गया, पहले एमआरएनए बनाया, ठीक है, एंटीसेंस किया हमने, और फिर उस एमआरएनए का हमने रिवर्स किया। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे कहा है which one of the following is a useful biological indicator of sulfur dioxide? कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है वो कौन होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, जो एल्गीज होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर ना होकर कि वो आपका जो लाइकेंस है ये आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहलाएगा। तो लाइकेंस आर ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं वो आपके कौन होते हैं, लाइकेंस आपके सल्फर डाइऑक्साइड के बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन especially sulfur dioxide and their presence or absence can indicate the air quality of an area। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं तो वहां के हिसाब से आप जो है वो बता सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। उसी प्रकार से जो एक आपका कैनरी बर्ड होता है, जो कोयल माइन में जो वर्कर काम करते हैं वो कैनरी बर्ड को एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो कि कैनरी बर्ड होता है वो किस चीज का बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, ये आपसे होमवर्क है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिएगा। तो इंडिकेटर स्पीसीज एयर क्वालिटी इंडिकेट, जो लाइकेंस होते हैं ये आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइकेंस टेल हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। वहीं जो आपका ब्लैक स्पॉट फंगस होता है, इफ देयर इज नो ब्लैक स्पॉट फंगस ऑन ए रोज लॉट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर फंगस नहीं है तो आप बता पाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जो है वो एयर में प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर लाइकेन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा है हाउ मच ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि टोटल ग्लोबल कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो नियरली 1% जो है वो टोटल ग्लोबल कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा है मिडिल लेमिना ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो मिडिल लेमिना होता है सेल वॉल का वो किस चीज से मिलकर बना है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। अब आप देखिए जो आपका ये दो सेल के बीच में यहाँ पर जो आपका ये मिडिल लेमिना होता है, ये आपका ये पूछा गया है किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो मिडिल लेमिना ऑफ द सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन सब्सटेंसेस का बना होता है। किसका बना होता है, पैक्टिन सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। द मिडिल लेमिना इज ए लेयर that cements adjacent plant cell together। cements मतलब क्या हुआ कि जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। It's the outermost layer of the cell wall and is primarily composed of pectin। किसका बना हुआ है, पैक्टिन सब्सटेंस का बना हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का ये बना होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो ये आपका फिर से साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर जान लीजिए। जो आपका यहाँ पर जो कॉग्निशन जो होता है ये आपका कम्युनिकेशन साइकिल से रिलेटेड नहीं होता है, नॉट पूछा गया था। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पेरिडर्म इंक्लूड दी। जो पेरिडर्म होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो द पेरिडर्म ए प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द बॉडी स्टेम एंड रूट। जो पेरिडर्म जो है वो बॉडी स्टेम एंड रूट में पाया जाता है। ये बना होता है 3 लेयर से, जो है आपकी कॉर्क कैम्बियम होती है, दूसरा आपका होता है कॉर्क होता है, या फिर आपको होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम को जो है वो यहाँ पर फिलोजेन के नाम से भी जानते हैं, कॉर्क को फेलम के नाम से जानते हैं, और जो आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसको फिलोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट जाएगा। पेरिडर्म जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रॉड सेल्स ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ए फोटोसेंसिटिव प्रोटीन कार्ड।
जो रॉड सेल्स होती हैं, यानी कि जो इसमें रात में देखने के लिए जरूरी होती हैं, तो उसमें जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर रोडोप्सिन जाएगा। एक्टिन और मायोसिन जो आपके साइटोस्केलेटन के प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन भी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका रोडोप्सिन हो गया। और विटामिन ए जो है वो इसमें इसका रोल होता है रोडोप्सिन की सिंथेसिस में। तो यहाँ पर देखिए जो रात के लिए या नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके रॉड सेल होते हैं। वहीं जो कलर डिस्क्रिमिनेशन के लिए होते हैं वो आपके कौन होते हैं, कोन सेल होते हैं। यहाँ पर हमने दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया है। जो कौन सेल होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका देखिए एस कौन हो गया, एम कौन हो गया, एल कौन। अगर स्मॉल या शॉर्ट वेवलेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ब्लू कौन होता है आपका, तो उसको एस कौन के नाम से देंगे। मीडियम कौन जो है वो आपका हो जाएगा क्या, ग्रीन कौन होता है, ये मीडियम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और एल जो कौन है ये आपका लॉन्ग वेवलेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, रेड कौन हो जाएगा। तो ये इस तरह से कौन जो है कई तरह के होते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिस्ट हु प्रोनाउंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। कह रहा है कि उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। पीछे क्वेश्चन में हम इसको देख चुके हैं, यानी कि जो इसका जो एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया कल रात में, उसमें इसके बारे में डिस्कस कर लिया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये कॉर्ल वॉन फ्रिस जो है, यहाँ पर आप देखिए कॉर्ल वॉन फ्रिस जो है, इन्होंने जो हनी बी का कम्युनिकेशन होता है, कई बार पूछा जाता है कि जो हनी बी के कम्युनिकेशन के लिए या हनी बी पर काम के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो कॉर्ल वॉन फ्रिस को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये आपका आंसर नहीं जाएगा। आपसे पूछा है क्या, इम्प्रिंटिंग के बारे में पूछा है। टिनवर्जेंट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग देयर प्रेफरेंस फॉर एग विद एग्जैगरेटेड मार्किंग। जो ये आपका ये बर्ड्स पे इन्होंने स्टडीज किया था, तो ये भी आपका टिनवर्जेंट नहीं जाएगा। ठीक है, पेवलोव ने जो है वो कुत्तों पर काम किया था और इन्होंने कंडीशनल इम्प्रिंटिंग के बारे में, कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन थी कि ये अनकंडीशन है, यानी कि फूड रखा हुआ है और यहाँ पर कुत्ता है। जब ये इसको खाना को देखता है तो उसके मुंह में सलाइवा का स्त्रावण होता है, यानी कि सेक्रेशन होता है। फिर क्या किया, इन्होंने घंटी बजाई लेकिन उसको कुछ दिया नहीं खाने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स कुत्ते ने नहीं किया। वहीं एक कंडीशन क्या किया इन्होंने कि घंटी बजाई और कुत्ते को खाना दिया। जैसे घंटी बजाई इसका तुरंत खाना मिल गया, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो सलाइवा का सेक्रेशन होने लगा। जैसे क्या हुआ कि किचन से अगर मम्मी की आवाज आती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी हमको खाने के लिए बुला रही है, तो हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जब इसको जो डॉग था इसको बेल बजा करके जब खाना दिया जाता था तो उसको समझ जाता था कि खाना मिलने वाला है, तो श्रावण होने लगता है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने घंटी जो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। मम्मी ने आपको किचन से बुलाया तो, लेकिन उन्होंने खाना दिया ही नहीं, बर्तन धोने के लिए बुला रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, जो कोनार्ड लॉरेंस थे, जो आप जैसा कि हम लोग डिस्कस कराए थे, ये इम्प्रिंटिंग जो है वो इन्होंने ही प्रपोज किया था। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट जाने वाला है। अगर कभी पूछ लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया था, जो आपका जो पेवलोव है उनके द्वारा दिया गया था। अगर कॉर्ल वॉन फ्रिस के बारे में पूछा जाए तो आप हनी भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, लार्वा ऑफ ओविलिया इज, कह रहे हैं कि जो ओविलिया होता है उसका लार्वा क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ओविलिया और ऑरिलिया दो चीज है, ये आपके दोनों आते हैं फाइलम के अंदर, जो एनिमल किंगडम जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। तो ये आपका ओविलिया है। ओविलिया में आपका जो लार्वा जो बनता है वो आपका बनता है कौन सा, प्लेनुला लार्वा बनता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, प्लेनुला लार्वा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड जाएगा। जो आपका बचता है पैरेन्काइमुला स्काइफुला, तो जो आपका स्काइफी स्टोमा जो होता है ये आपका जो ऑरिलिया होता है, ऑरिलिया की लाइफ साइकिल में दो लार्वा देखने को मिलते हैं। एक आपका हो गया क्या, स्काइफी स्टोमा, दूसरा आपका होता है इफायरा लार्वा। अगर आपसे पूछा जाए कि इफायरा लार्वा कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ऑरिलिया में पाया जाता है। वही जो आपका पैरेन्काइमुला लार्वा होता है, ये आपका लार्वा होता है जो आपका ये स्पंजेस होते हैं, वहां पर आपको लार्वा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए द पैरेन्काइमुला लार्वा इज ए फ्री स्विमिंग लार्वा स्पीशीज फाउंड इन द सम स्पंजेस स्पेशली इन द कैलकेरिया स्पंजेस लाइक ल्यूकोसोलोनिया में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एम्फीप्लास्टुला लार्वा भी पूछ ले तब भी आप याद रखेंगे कि वो भी कहाँ है, स्पंजेस में पाया जाता है। ब्लेगर लार्वा जो है, ब्लेगर लार्वा जो है वो आपका मोलस्क में देखने को मिलता है। ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा, मोलस्का में देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है which of the following is not the element of teaching
मॉडल। तो ये आपका टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो टीचिंग मॉडल का एग्जांपल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो फोकस, सिंटैक्स एंड सोशल सिस्टम, यानी कि ये तीनों जो है वो आपके टीचिंग मॉडल हैं। ठीक है, जो आपका बचेगा नॉट पूछा है, तो आपका जो है क्रिएशन जो है ये आपका टीचिंग मॉडल में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी आपका साइकोलॉजी का है, तो इसको आप फैक्ट समझ लीजिए। तो डेवलपमेंट इज नॉट कंपनसेटरी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में कहा था कि डेवलपमेंट इज कंपनसेटरी, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो देखिए साइकोलॉजी जो है वो हमारा बैकग्राउंड तो है नहीं, फिर भी हम आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करें, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जैसे आपको पता चला कि करेक्ट प्रिंसिपल और डेवलपमेंट ग्रोथ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। तो आप जब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप इन तीनों पॉइंट को कहीं लिख लीजिए और उसके आगे लिख लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ये तीनों सही है, और चौथा जो लिखिएगा कि नॉट कंपनसेटरी होते हैं। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन है वहीं से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है मोनार्च एंड विसेरा विसेरी बटरफ्लाइज आर एग्जांपल ऑफ। जो मोनार्च एंड विसेरी बटरफ्लाई है वो किसका एग्जांपल, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दो बटरफ्लाई है, एक आपका मोनार्च बटरफ्लाई होता है, इसका जो जूलॉजिकल नाम हो जाएगा वो जाएगा डेनास प्लेक्सिपस, वहीं जो है आपका विसेरी का हो जाएगा लिम्नेटिस आर्किपस। तो ये आपके इनके जूलॉजिकल नाम हो गए। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ये किस चीज का एग्जांपल है आपसे पूछा गया है, तो ये मिमिक्री का एग्जांपल। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी जाएगा। मिमिक्री मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि इज व्हेन ए स्पीसीज इवॉल्व टू रिजेंबल अनदर स्पीसीज। ठीक है, जब कोई एक स्पीसीज जो है वो किसी दूसरे स्पीसीज की तरह दिखने लगे। जैसे बहुत से आपने सुना होगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी दूसरे की आवाज जो है वो मिमिक करते हैं। जैसे भाई और बहनों, तो ये जो है वो आपकी आवाज होगी मोदी जी के लिए, तो हमने मोदी जी की आवाज मिमिक की। अगर स्ट्रक्चरल मिमिक्री यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जांपल है, मिमिक्री का एग्जांपल है। ये जो है एक दूसरे को मिमिक करते हैं, कौन किसको मिमिक करता है हम उसको भी देखते हैं। इन केस द विसेरी बटरफ्लाई मिमिक दी मोनार्च बटरफ्लाई विच इज पॉइजनस। जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये कैसे है, पॉइजनस है। तो ये क्या करती है, ये इसके स्ट्रक्चर को क्या करेगी, मिमिक कर लेगी, ताकि लोग ये समझे कि भैया ये भी खतरनाक है, इसको खाना नहीं है, इसलिए ये इस चीज को क्या कर रही है, मिमिक कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा, विच इज पॉइजनस टू प्रेडेटर। दिस हेल्प द विसेरी अवॉइड बीइंग ईटन बाय द प्रेडेटर्स हु हैव लर्न टू अवॉइड द मोनार्च। जो प्रेडेटर है उसने सीख लिया है कि मोनार्च बटरफ्लाई है, उसका टेस्ट जो है वो खराब है, तो उसको नहीं खाना है। ठीक है, तो विसेरी ने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं मोनार्च की तरह दिखने लगूंगी तो लोग यही समझेंगे कि मैं मेरा भी टेस्ट खराब है, तो वो क्या करेंगे कि वो उस चीज को खाएंगे नहीं। तो इस तरह से विसेरी जो है वो अपने आप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये सब इवोल्यूशन का पार्ट है, जहां पर प्रेडेटर और प्रे जो है वो एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व करते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। तो EcoR1 का आपसे सोर्स पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप देखिए यहाँ पर क्या जाएगा। तो द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1 इज डिराइव्ड फ्रॉम द इकोलाई स्ट्रेन R13। तो RY13 से ये डिराइव्ड किया गया है, तो RY13 यानी कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। अब देखिए जो इको है, EcoR1 में इको क्या है, इसका मतलब हो गया क्या, स्क्रिचिया कोलाई, इसका ई ले लिया गया और इसका सीओ ले लिया गया। आर जो है, आर क्या इंडिकेट करता है, ये आपका RY13 स्ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, स्क्रिचिया, सीओ मतलब हो गया कोलाई, और RY13 आपका क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया। और जो आपका वन कहें या फिर उसको आई बोलते हैं, तो लेकिन ये वन होता है, सिग्निफाइज दैट इट वाज द फर्स्ट एंजाइम। तो फर्स्ट एंजाइम, तो ये EcoR1 हो गया, ये आपका RY13 से राइट होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर जो है वो यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, that cut DNA at a specific site. These enzymes are found in the bacteria and are used to protect against viral infection by degrading foreign DNA. तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि जो EcoR1 होता है वो किस सीक्वेंस या किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, तो आपको ध्यान में रखना है GAATTC। यहाँ पर अपोजिट कर पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा, और ये G और A के बीच में जो है वो कट करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्राइमरी स्ट्रेटजीज फॉर
अपीजिंग ए पोटेंशियल एग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड इज कॉल्ड, ठीक है, अपने पार्टनर को प्रेजेंट कर रहा है, क्या फूड कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड इज कॉल्ड। तो इसको पूछ रहा है कि क्या नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द प्राइमरी स्ट्रेटेजीज फॉर अपीजिंग, अपीजिंग मतलब जो किसी को समझाना है, उस चीज की बहलाने की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल एग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है कोर्टशिप फीडिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा। पेरेंटल फीडिंग में क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को फीड करा रहे होते हैं। तो रिफर टू द एक्ट ऑफ पेरेंट्स फीडिंग देयर ऑफस्प्रिंग। कॉमनसेलिज्म मतलब क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, कम्युनिटी जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज नाइदर हार्म और हेल्प नॉर हेल्प। तो यानी कि ये प्लस जीरो का रिलेशनशिप होता है, एक को तो फायदा हो रहा था, एक को ना तो फायदा होता है ना ही क्या होता है नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म मतलब होता है कि दोनों को क्या हो बेनिफिट होता है, तो उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू, कह रहा है कि ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस चीज में चेंज हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसका आंसर दीजिए, आपको 10 सेकंड का मैं समय देता हूं, उसके बाद मैं इसका आंसर सॉल्व कराऊंगा। चलिए आपका समय जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो कॉर्पोरस आर्टिसिया, कॉर्पोरस एल्बिकन्स, कॉर्पोरस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जाएगा। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर फॉर्म इन दी ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। तो जब यहाँ पर देखिए ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पर पूछा गया था आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियल फॉलिकल चेंजेस इनटू, तो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, तो जो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। इट इज ए येलो इन कलर ड्यू टू carotenoid and its function is to maintain the uterine lining for potential implantation of a fertilized egg। कॉर्पस एल्बिकन्स की बात करते हैं तो स्कार टिश्यू दैट रिमेन आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। देखिए अगर क्या हुआ कि ओव्यूलेशन के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉर्पस एल्बिकन्स में। Degenerate the absence of the pregnancy, it is white in color and does not produce hormone। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रही थी, लेकिन कॉर्पस एल्बिकन्स है वो कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती। कॉर्पस कार्बिनोसम की बात करते हैं, कैवर्नोसम की बात करते हैं, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, पेनिस में पाए जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पे आपको ऑप्शन में और देता है तो कॉर्पस कार्बिनोसम अगर दे दिया, कैवर्नोसम दिया जाता तो आप बता पाते कि वो क्या चीज है। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो पेनिस में प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एक और है कॉर्पस, यहाँ पर दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, ये आपका है यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम है। तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो एक लार्ज बंडल ऑफ नर्व फाइबर होते हैं कनेक्टिंग द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए जो यूज किया है उसको हम नाम देते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पर जो ये थर्ड ऑप्शन है ये कॉर्पस कैलोसम का कहलाएगा। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक व्हाट इज द एज रेंज फॉर एडोलेसेंस। तो जो एडोलेसेंस होते हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है कोलेस्निक, इनके द्वारा जो है वो क्या एज रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए तो अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक द एज रेंज फॉर एडोलेसेंस 12 से 21 साल रखी गई है। तो 12 से 21 देखिए आप जब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्या 12 से 18 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है वो साइकोलॉजी और जो दूसरी फील्ड है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज ए कॉमन क्लासिफिकेशन बट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड कैन वेरी एंड देयर इज नॉट ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। जो ये इन्होंने बोला था, जो कोलेस्निक है, इन्होंने ये एज दे दी थी, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग मानते हैं। जैसे WHO जो है
वो एडोलेसेंट की जो एज है वो मानता है 10 साल से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उसको एडोलेसेंट कहा जाता है। 19 के बाद वो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिलेटेड विद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजेट। तो ये भी आपका वहीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, द टाइप ऑफ थिंकिंग एसोसिएटेड विद जीन पियाजेट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इंडिविजुअल थॉट। ये आपका यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका ये करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था फिशरमैन इज वेटिंग ईच ऑफ द 50 फिशेस, यानी कि जो फिशरमैन यानी मछली वाला आदमी है वो मछलियों का वेट कर रहा है, 50 मछलियों का वेट किया। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि वर्क आउट ऑफ 50 ग्राम कितना मिला, 50 ग्राम मिला। एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन और एसडी जब निकाला इन्होंने तो एसडी इनको मिला कितना 2.5 ग्राम। लेटर इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वाज मिसअलाइंड। इन्होंने बाद में पाया कि जिस कांटे से ये नाप रहे थे वो मिसअलाइंड है और उसमें 2.5 ग्राम का जो है वो क्या है, डिफरेंस है। यानी कि जो यहाँ पर आपका 50 होना चाहिए ये आपका रियल में कितना होगा 52.5 ग्राम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, मेन जो आएगा। स्केल वाज मिसअलाइंड एंड ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड, और हमेशा कैसा कम वेट तोल रहा था, फिश वेट बाय 2.5 ग्राम। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फिशेस। तो यहाँ पर जो आपका मीन जो है वो आपका हो जाएगा 52.5 ग्राम और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका हो जाएगा 2.5। 50 है, 50 का वेट जो है वो 52.5 ग्राम है। इसका मीन निकालेंगे तो यही मीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यही फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर आकर के नई स्पीसीज जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, तो उसको इन्वेजन नाम दिया जाता है। तो इसके स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये हमने आपको पढ़ा रखा है, आप इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है नोडेशन। ठीक है, सक्सेशन स्टार्ट इन बेयर लैंड, उसे हमने नोडेशन नाम दिया। फिर होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन को इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्टिव बॉडी सच एज सीड, स्पोर एंड प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट अराइव फ्रॉम अदर एरिया। दूसरी जगह से आते हैं, वो पर्टिकुलर जगह पर इन्वेजन कहें या माइग्रेशन कहें, बात एक ही है। फिर आपका इकैसिस होता है, फिर एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन और लास्ट में क्या होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है जिसे हम लोग स्टेबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए माइग्रेशन, एग्रीगेशन, इकैसिस। तो माइग्रेशन, एग्रीगेशन, फिर इकैसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इकैसिस, माइग्रेशन, एग्रीगेशन, इकैसिस, माइग्रेशन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। माइग्रेशन, इकैसिस, एग्रीगेशन, माइग्रेशन, इकैसिस, एग्रीगेशन, तो हाँ ये स्टेटमेंट हमारा सही लग रहा है। चौथा देखिए एग्रीगेशन, माइग्रेशन, इकैसिस, तो एग्रीगेशन, माइग्रेशन, इकैसिस, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। कैसे याद रख सकते हैं, आपका नोडेशन, माइग्रेशन, इसी को इन्वेजन भी कह रहे हैं, इकैसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन और लास्ट में आपका क्या आएगा, स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है Which of the following is an incorrect statement? तो आपसे पूछ रहा है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो Carolus Linnaeus recognized 24 classes on the basis of number, size and union of stamen। तो हाँ ऐसा इन्होंने किया था। स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक है वो आपकी 1753 में पब्लिश की गई थी। और जो आपका एडमसन इज कंसीडर्ड एज ए ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रैंडफादर के बारे में बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट भी कहीं कहीं पर मेंशन है, तो इसको भी सही मान लिया जाएगा। सिस्टमा नेचुरी की बात करते हैं तो सिस्टमा नेचुरी कह रहे हैं कि रिटन बाय दी जॉर्ज बेंथम द्वारा लिखी गई थी, तो ये गलत ऑप्शन है। सिस्टमा नेचुरी जो है वो आपकी लिखी गई थी किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो इसमें आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है यही आपका इनकरेक्ट जाने वाला है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। 1753 में आपकी जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक है वो पब्लिश की गई थी। और जो कैरोलस लिनियस है इन्होंने डिड इंडीड क्लासिफाई प्लांट इनटू 24 क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमन। बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर मैचिंग करानी है। तो ह्यूमस, डव, पोडोसॉल, मोर, ह्यूमस। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो पोडोसॉल आर एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय लो फर्टिलिटी ड्यू टू लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो आपसे पूछ रहा था कि मिसमैच्ड कौन सा है। तो पोडोसॉल जो होता है ये आपका हाईली फर्टाइल ना होकर के कैसा होता है, ये आपका होता है कैसा,
लो फर्टाइल। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा थर्ड जाएगा। यहाँ पर अगर हाई फर्टाइल दे देते तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता, ये अगर लो फर्टाइल दे देते तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता, सही होता। तो यहाँ पर देखिए बाकी के ऑप्शन आप मैच करा लीजिएगा। तो देखिए ह्यूमस जो है, दिस इज द डार्क फाइनली डिवाइडेड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। इट क्रूशियल फॉर सॉइल हेल्थ, इंप्रूविंग इट्स स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। डफ जो होता है, दिस रिफर टू द पार्शियली डिकम्पोज्ड लेटर लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। It is a stage of the decomposition process where organic matter is breaking down but not fully transformed into humus. इसके बाद आ जाएगा मोर ह्यूमस। मोर ह्यूमस जो है वो आपका कैसा होता है, ये आपका बिलो pH 4 होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्लो डिकम्पोजिशन रेट एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सॉइल। उसके बाद में मोर है, एक और होता है, इसका नाम होता है क्या, मूल ह्यूमस। ये आपका नीचे मूल ह्यूमस दिया हुआ है। इसको कंसीडर किया जाता है न्यूट्रल कह सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, स्लाइटली एल्कलाइन कह सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। जो पोडोसॉल होती है वो लो फर्टिलिटी होती है ड्यू टू लीचिंग या फिर कहें लो न्यूट्रिएंट की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, which of the following psychologist is not related with research on emotional intelligence। कह रहा है ये आपका फिर से साइकोलॉजी का है। तो यहाँ पर देखिए द साइकोलॉजिस्ट नॉट रिलेटेड टू रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इज आईपी पेवलोव। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा जो पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्लासिकल कंडीशनिंग में किए थे, कुत्तों के ऊपर किए थे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, डेनियल गोल्डमैन मेयर एंड Salovey are all known for their work in the field of emotional intelligence। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा, नॉट आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है which of the following is used as a carrier gas in gas chromatography। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हाइड्रोजन होता है वो आपका एज ए कैरियर के रूप में यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो आपका हो जाएगा E.L. थॉर्नडिक। ये आपका हो जाएगा बी स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हिज वर्क ऑन एनिमल बिहेवियर एंड लर्निंग प्रोसेस लेड द फाउंडेशन फॉर मेनी एजुकेशन थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैडी थ्राइव वेल ऑन। पैडी थ्राइव जो है वो किस पर अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। तो ये आपका जाता है क्या, क्ले टू क्ले लोम सॉइल जो होती है वहां पर ये अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पर जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। और जो पैडी यानी कि धान की बात की जा रही है, धान के खेतों में पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए जो बारिश का सीजन होता है उसके बाद ही या उससे उसी के साथ साथ धान की खेती जो है वो स्टार्ट की जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है which of the following is the science of classification of living organism। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की कौन सी साइंस होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टैक्सोनॉमी। उसको नाम देते हैं क्या, टैक्सोनॉमी नाम दिया जाता है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, टैक्सोनॉमी। इसके अलावा आप देख लीजिए जो नोमेनक्लेचर होता है इज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो आपका नोमेनक्लेचर है टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट है, बट नॉट द एंटायर साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो नोमेनक्लेचर है टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट है लेकिन पूरा साइंस नहीं है। साइकोलॉजी मतलब होता है जो आपका फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट, वो आपका हो जाएगा फिजियोलॉजी है, यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं है। फिजियोलॉजी मतलब जो मेटाबॉलिज्म और इन सब की स्टडी करते हैं ना, जो फिजिकल कैसे काम कर रहे हैं, हमारे हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वही आपका एग्रोनॉमी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इज द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी उसको कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है वो आपका टैक्सोनॉमी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है कि कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए दो इमेजेस लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले आपका वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका 1 होता है, हीलियम का आपका हो जाएगा
4 टाइम्स 0 36, वाटर का हो जाएगा 1.30, शुगर सॉल्यूशन का होता है आपका 1.38, ग्लास का होता है आपका 1.5, डायमंड का होता है आपका 2.4 होता है। उसके अलावा जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सॉलिड है उनका दिया हुआ है, ये लिक्विड यहाँ दिया हुआ है, बेंजीन, इथाइलिन अल्कोहल, वाटर। जो आपका गैस है, गैस में एयर जो है वो आपका 1.000293 जो है एयर का, यानी कि 1 के अराउंड होता है। तो यहाँ पर आपको जो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल इमिशन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू इन प्रैक्टिस ऑफ। तो कह रहा है कि जो ऑयल इमिशन ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहां पर न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपकी होती है कितनी, 1.4 के अराउंड होती है। यहाँ पर आप देखिए तो जो एन मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन, चलिए इसको दोबारा से देखते हैं। एक्चुअली में लाइटिंग का इशू है, इन्वर्टर जो है वो सही से पता नहीं बैकअप नहीं दे रहा है। इस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा ताकि आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे। चलिए यहाँ देखिए, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस इज टिपिकली 1.4 के अराउंड होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज ए वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए लेंस particularly in microscope and optics. It's calculated as, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, numerical aperture is equal to n sin theta, where n is the refractive index, जैसा कि हमने पीछे वाले उसमें देखा था स्लाइड में, of the medium between the lens and the objective, and theta is the half angle of the concentration of light collected by the lens. A higher numerical aperture indicate better resolution and the ability to distinguish between finer details in an image. तो जो न्यूमेरिकल अपर्चर अगर हायर होगा तो रेजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए कि ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको कितना अच्छे से जूम करके कोई माइक्रोस्कोप जो है वो दिखा सकता है, उसको उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कही जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका आपका 1.4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है which is a correct set of characteristic of an annelida। तो एनेलिडा का कौन सा जो है वो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम पहले एनेलिडा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एनेलिडा को 4 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका पॉलीकीटा है, पॉली मतलब हो गया कई सारे, और कीटा मतलब हो गया लैग हो जाएगा। इसमें आपके नेरिस, एरेंकिकोला और ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं जो आपका ऑलिगोकीटा है इसमें आपका फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस और ट्यूबिफेक्स आ जाएगा। हिरुडिनिया में आपका जो लीच वगैरह होता है, हिरुडिनेलिया, हिरुडो, ये आपके आ जाते हैं। और आर्की एनेलिडा में जो है आपका पॉलीगॉर्डियस, डायनोफिलस एंड प्रोटोड्रिलियस, ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके ये जनरल कैरेक्टर हैं। तो एनेलिडा मतलब होता है टाइनी रिंग्स। तो यहाँ पर एनेलिडा की बॉडी में जो है रिंग्स स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से रिंग्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल हैं, आपके ब्रिटल स्टार, ब्रिटल वर्म हो गया, अर्थवर्म, लीचेस, ये सब एनेलिडा के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो कैसे होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, लिव करते हैं सॉइल या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो अर्थवर्म है ये आपका सॉइल में पाया जा रहा है। नॉकटर्नल होते हैं, बरोइंग होते हैं, फीड्स ऑन डर्ट, फिल्टरिंग आउट ऑर्गेनिक मैटर, बेनिफिशियल टू द सॉइल। जो आपका अर्थवर्म होता है किसानों के लिए भगवान की तरह वर्क करता है। तो ये आपका बेनिफिशियल टू सॉइल, एरिएशन, ओपनिंग अप सॉइल टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट बेटर, फर्टिलाइजेशन, रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है, डिफ्यूजेस अक्रॉस मॉइस्ट सॉइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थवर्म जैसे हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ब्लड कंटेंट्स विद इन दी वेसल्स, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम लोग एमएससी में थे तो वहां पर हमसे अर्थवर्म का जो है वो नर्व रिंग निकालने को दिया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम कैसा है, तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाया जा रहा है। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो यहाँ पर सिमेट्री कैसी थी, बाइरेडियल, बाइलेटरल थी। यहाँ पर आपकी रेडियल हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपकी होगी कैसी, बाइलेटरल सिमेट्री है। स्यूडोसिलोमेट आपके नहीं होते, ये आपके सिलोमेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। रेडियल नहीं है, कैसा है, बाइलेटरल है। बाइलेटरल है, सीलोम प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये फिर से आपका साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइकोलॉजी मतलब समझ लीजिए, जो आपका ये साइकोलॉजी मतलब आपका ये पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए क्या होता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग द लर्निंग प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। टेलीपैथी विच इज द सपोज कम्युनिकेटिंग ऑफ द थ्रू आउट और फीलिंग
by mean other than the known sense is not within the scope of educational psychology। इसमें जो आपका टेलीपैथी जो है ये आपका इसके अंदर नहीं आता, वही आपसे पूछेगा था नॉट कम। टेलीपैथी मतलब क्या समझिए कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी आंखें बंद करके किसी दूसरी, जैसे मान लो पाकिस्तान में या फिर बोला जाए कि अमेरिका में कोई आदमी बैठा हुआ है, या फिर बोले कि 10-20 किलोमीटर की दूरी पे कोई बैठा हुआ है, तो आंखें बंद करके मैं उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकूं, उसको टेलीपैथी नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये महिला जो है टेलीपैथी के माध्यम से दूसरी महिला के साथ में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका टेलीपैथी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म का प्रोपाउंडर जो है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो द प्रोपाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म वाज जेबी वॉटसन। जेबी का फुल फॉर्म हो गया जॉन ब्रोएडस वॉटसन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपके कौन, जेबी वॉटसन है। ही इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। Watson work focused on the objective study of behavior and its relation to environmental stimuli, rejecting the study of non-observable psychological phenomena. While other psychologists जैसे आपका हो जाएगा विलियम WUNDT वुंडट, ये आपके यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, contribute to the field of psychology, he is known as the father of psychology। तो इनको father of psychology के नाम से जाना जाता है। कौन, जो आपके यहाँ पर हो जाएंगे ये विलियम, ये आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी हो जाएंगे, और प्रोपाउंडर द बिहेवियरिज्म आपके हो जाएंगे कौन, जेबी वॉटसन। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, पिछला वाला क्वेश्चन हमारा 65 था, ये 66 है। इसमें आपसे पूछा गया है इन मेच्योर प्रोग्लैटिड ऑफ टीनिया ए स्मॉल राउंडेड चैम्बर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड विटिलाइन डक्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि विटिलाइन डक्ट और ओविडक्ट के मिलने से एक चैम्बर बनता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त होता है यहाँ पर। तो इन मेच्योर प्रोग्लैटिड ऑफ टीनिया द ऊ टाइप इज स्मॉल राउंडेड चैम्बर। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका ऊ टाइप है। ऊ टाइप जो होता है वो स्मॉल राउंडेड चैम्बर होता है, जो बनता है ओविडक्ट एंड जो विटिलाइन डक्ट होता है उसके मिलने से। दिस इज वेयर द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इनक्लोज्ड इन ए सेल बिफोर पासिंग टू द यूट्रस। ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइज्ड ओवम को एक सेल के चारों कवर किया जाता है यूट्रस में भेजने से पहले। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ये आपका जो इमेज दिख रही है ये आपका मैच्योर प्रोग्लैटिड है टीनिया सोलियम का, इसमें आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये आपका फिर से दूसरे फील्ड से क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डज नॉट, तो ये आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है आपका जाएगा क्या, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ये आपका इससे एसोसिएटेड नहीं है, CAI से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज। जो इकोसिस्टम का सेट यानी कि कई सारे इकोसिस्टम एक जगह पर प्रेजेंट है, उस सेट को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, बायोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बायोम। तो ए बायोम इज ए लार्ज geographic area characterized by specific climate condition and the type of plant and animal that live there, that it's essentially a collection of ecosystem। collection of ecosystem वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, that share similar environmental condition। the अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये है प्लूरो इकोसिस्टम है, तो ये प्लूरल इकोसिस्टम रेफर टू द कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट बैलेंस विद इन द प्लूरल स्पेस, द एरिया बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्लूरल इकोसिस्टम है ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। जो हमारा ये थोड़े से कैविटी होती है, यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बारे में बात की गई। दिस स्पेस कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्ले ए वाइटल रोल इन ब्रीथिंग एंड रिक्वायर ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ फ्लूइड प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये आपका प्लूरल जो लंग्स में जो प्लूरल कैविटी पाई जाती है उसके बारे में ये बात की जा रही थी। द टर्म हाइपर सिस्टम likely refer to the increase of abnormal activity within the ecosystem। यहाँ पर एक हाइपर सिस्टम है, ये आपका हो जाएगा क्या, जब एबनॉर्मली कोई एक्टिविटी क्या हो इंक्रीज हो जाए तो उसे हाइपर एक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्लाइमेट मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो मौसम से रिलेटेड बातें होती हैं उनको क्लाइमेट कहा जाता है।
तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बायोम जाएगा। सेट ऑफ इकोसिस्टम जो होता है वो आपका बायोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट। तो ये आपका फिर से आपका वहीं से आ गया, तो ये आपका देखिए हीरो वर्शिप हो जाएगा। एडोलेसेंट ऑफन आइडलाइज एंड एडमायर फिगर्स विच इज ए कॉमन पार्ट ऑफ देयर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि नॉट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो ये आपका है अपोजिट मूड स्विंग्स एंड इमोशनल volatility are typical during adolescence due to hormonal changes and developing self identity. नार्सिसिस्ट ए डिग्री ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरे लिए जो हो रहा है वही सही है, बाकी के लिए किसी के लिए हो रहा है वो चीज सही नहीं है, तो वो ऐसे लोग जो है वो नार्सिसिस्ट लोग कहलाते हैं और इनसे आपको जो है वो बचकर रहना चाहिए। विद सेल्फ इमेज इज नॉर्मल ड्यूरिंग दिस स्टेज इज एडोलेसेंस explore their identity. Feeling dominated life while adolescent may experiences feeling of powerful or this is not a core characteristics of emotional development. तो आपका जो यहाँ पर feeling dominated life जो है ये आपका ये इसके अंदर नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, जैसे मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिन्होंने लॉ ऑफ ये दिया था, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया था। तो वो पूछा गया है कि किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व किया था। इन्होंने 1903 में कार्ल कोरेंस ऑन दी 4 o'clock जो है वो प्लांट है, इसे स्नैपड्रैगन और फिर मिलावरिस जलापा के नाम से या गुलाबास के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑब्जर्व ब्लेंडेड इनहेरिटेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर दैट इज पिंक फ्लावर। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इमेज है कार्ल कोरेंस की। इन्होंने 2 फ्लावर लिए, एक आपका लिया रेड फ्लावर, दूसरा लिया व्हाइट फ्लावर। तो दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि या तो व्हाइट आना चाहिए था, और अगर 3:1 का रेशियो है तो एक आता व्हाइट और 3 आते आपके कैसे रेड। लेकिन वहां पर क्या किया इन्होंने 1:2:1 का रेशियो देखने को मिला, यानी कि आपका एक फ्लावर जो है वो रेड था, 2 पिंक थे और एक व्हाइट था। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन किया। तो इन्होंने कार्ल कोरेंस जो है इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन। तो जो ओजोन की थिकनेस होती है उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है, डॉप्सन यूनिट में। द ओजोन लेयर इज अबाउट 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर होती है थिकनेस और 300 डॉप्सन यूनिट होती है। इट्स लोकेटेड प्राइमरली इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है वो आपका हरियाणा में पूछा गया था। जो ओजोन लेयर होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और जो ह्यूमन है वो आपके ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे स्ट्रेटोस्फीयर वाला पूछा गया था। तो बिटवीन 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वहां पर आपकी ओजोन होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डॉप्सन यूनिट जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। तो जो यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू देयर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच होती है। विच सपोर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। जो कई सारे प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि वो वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। फिर से आपसे वही से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द कंबाइंड यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल, देयरफॉर देयर प्रैक्टिस एंड फैसिलिटेट लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी while relative educational technology is not। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका जो रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन आर देयर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया ही है ना, हाँ। तो इंडिया में जो है वो टोटल 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल जोन है। सबसे पहला आपका कोस्ट है, डेक्कन पेनिनसुला, डिजर्ट, गंगेटिक प्लेन, हिमालय, आइसलैंड, आपका नॉर्थ ईस्ट, सेमी एरिड, ट्रांस हिमालय, वेस्टर्न घाट।
अब देखिए आपसे जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, वो आपसे पूछ लिया था कि जो एमपी है वो आपका किस रीजन में आता है, तो एमपी आपका इधर कहीं पे आ रहा है, तो ये आपका डेक्कन पेनिनसुला में आता है, और जो आपका यूपी है वो भी आपका डेक्कन पेनिनसुला में आता है। तो इस तरह से टोटल बायोजियोग्राफिकल जो जोन है वो आपके 10 बायोजियोग्राफिकल जोन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये इससे पहले बिहार वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है ए टोटीपोटेंट सेल इज, तो टोटीपोटेंट सेल क्या होता है, तो कई तरह से सेल को डिवाइड किया गया है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, तो उनके बारे में जरा हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन किया गया है टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ऑलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट में। टोटीपोटेंट का मतलब हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये आपका इसमें एग्जांपल आ जाएगा जाइगोट, डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, अगर कोई सेल है वो किसी प्रकार की भी सेल में बदल सकती है तो वो आपकी सेल कहलाती है कैसी, टोटीपोटेंट सेल कहलाती है। टोटीपोटेंट का आपसे पूछा गया था, तो एक्टिव इन और oogenesis ओनली, कैपेबल ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन ओनली, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं, कैपेबल टू डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर होल ऑर्गेनिज्म अगर बना सकते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई तरह की सेल्स होती है, यानी कि वो कई तरह की सेल बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है। प्लूरीपोटेंट का मतलब हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इसमें आपका आईपीएससी आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएटेड इनटू सेल फ्रॉम एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उनमें से अगर किसी में डिफरेंशिएट हो सकती है तो वो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या फिर कहें प्लूरीपोटेंट कहलाएगा। मल्टीपोटेंट मतलब होता है अडल्ट स्टेम सेल जो होती है वो आपकी मल्टीपोटेंट होती है, मेसेंकाइमल हो गया, और हेमाटोपोएटिक होती है, डिफरेंशिएटेड में लिमिटेड रेंज और ऑफ सेल टाइप, एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज है, अगर उसमें वो डिवाइड कर पा रही है तो वो आपका मल्टीपोटेंट हो गया। ऑलिगो मतलब होता है कुछ एडल्ट सेल, या इसमें आपका लिम्फोइड और माइलॉइड प्रोजेनेटर आते हैं, जो लिम्फोइड सेल हो गया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और माइलॉइड में आपका बी सेल, माइलॉइड में आपका जो जाएगा सेल्स जो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो सब वो आ जाएंगे। डिफरेंशिएटेड लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स। नेक्स्ट है आपका यूनिपोटेंट, इसमें आपका अडल्ट स्टेम सेल आ जाता है, सैटेलाइट एंड एपिडर्मल, डिफरेंशिएट इनटू सिंगल सेल टाइप। वो तो यूनि मतलब ही होता है कि अगर एक प्रकार की केवल सेल बनाते हैं तो उसे हम लोग यूनिपोटेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर जाने वाला है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो इसका पार्ट पहले रिलीज हो चुका है उसमें आपके 25 क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हम आपके पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, और वो आपका लेक्चर जो है वो आपको कल तक मिल जाएगा। इसके बाद हम इसके जो पहले एग्जाम हुआ था 2022 से पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम अब तक हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, उनके सारे के सॉल्यूशन जो है वो हम आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।